साथियों, आज हम भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे अशोक। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा मगध का उत्कर्ष। और मगध के उत्कर्ष में आपको मैंने बताया था इसके कई कारण हुआ करते थे। पहला कारण मैंने बताया था कि ये गंगा सोन नदी के मध्य स्थित था। इसके अलावा यहाँ पर लोहे का भंडार प्रचुर मात्रा में मिला तथा साथ साथ इसमें आप देखेंगे यहाँ पर शक्तिशाली राजाओं का उदय होता है। इस कारण आप देखेंगे मगध जो महाजनपद था वो 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा था। आपको ये भी बताया गया था कि जो मगध में निम्न राजवंशों ने शासन किया था, तो सबसे पहले हमने हर्यक वंश पढ़ा था, फिर हमने शिशुनाग वंश पढ़ा, नंद वंश पढ़ा, फिर मौर्य वंश। मौर्य वंश में आपको चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा दिया था, बिंदुसार पढ़ा दिया। इसके बाद आज आप पढ़ेंगे अशोक। मैंने आपको बताया कि जो अशोक है ये मौर्य शासक सबसे प्रसिद्ध हुआ, अर्थात अशोक की जो गिनती है, यदि बात करें पूरे प्राचीन भारत की, तो सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था। इसके अलावा जो अशोक का साम्राज्य था वो किसी शासक ने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं किया पाया जितना कि अशोक ने कर दिया था। इसके बाद अब अशोक का जो आप देखेंगे साम्राज्य वो अफगानिस्तान तक था। अफगानिस्तान से लगा के पूरा ये बिहार तक केवल अशोक का ही शासन हुआ करता था। इसके अलावा उसने कलिंग पर बाद में विजय प्राप्त कर ली, तो उसने 5वां प्रांत बना लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे अशोक। अशोक को भारत में अभिलेखों का जनक कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा कि भारत में सबसे पहले यदि बात करें अभिलेख किसने खुदवाए, तो आप भारत में पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण, तो उसमें पढ़ेंगे ईरानी। तो ईरानियों द्वारा ही भारत में अभिलेख की परंपरा आई थी, उत्कीर्ण करने की परंपरा आई थी। लेकिन यदि भारत की दृष्टि से बात करें कि भारत में सर्वप्रथम अभिलेख किसने खुदवाए थे, तो वो मौर्य शासक अशोक ने। इसलिए अशोक को भारत में अभिलेखों का जनक कहा जाता है। इसके अलावा सबसे पहले अशोक के अभिलेखों की खोज जो की गई थी वो टी पैंथलर नामक एक व्यक्ति ने की थी। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो आप जानते हैं जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 ईस्वी में पढ़ा था। इसके बाद बात करें तो दिल्ली सल्तनत आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, टोपरा और दिल्ली, वो टोपरा और मेरठ के अभिलेखों को दिल्ली में स्थापित करा देता है, जिसे कि दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तो आज इसमें हम बात करेंगे अशोक की। अशोक मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ करता था। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल करके ही ये गद्दी पर बैठा है। अशोक महान कहते हैं इसे। अशोक यदि बात करें कि अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, इसके पिता का नाम बिंदुसार था तथा ये गद्दी पर बैठने से पूर्व ये अवंती का राज्यपाल हुआ करता था। इसने गद्दी पर बैठने के बाद राजाभिषेक के 8वें वर्ष बाद अर्थात 90 वर्ष इसने कलिंग की राजधानी तौसली पर अधिकार कर लिया था, अर्थात कलिंग युद्ध लड़ा था इसने 261 बीसी में, या इसी को बोला जाता है ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध में भारी नरसंहार हो जाने के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि उसे नरसंहार के साथ साथ उसे आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है। इस कारण अशोक जो होता है वो आप देखेंगे युद्ध नीति को त्याग देता है और धम्म नीति को अपनाता है और ये शपथ लेता है कि आज के बाद हम कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो आप जानते हैं इसका हृदय परिवर्तन हो जाने के कारण इसने धम्म नीति को अपनाया, भविष्य में कभी युद्ध न करने की शपथ ली। तो आप जानेंगे कि अशोक के बाद जितने भी उत्तराधिकारी हुए वो कमजोर हुए, क्योंकि जो मौर्य शासक उन्होंने अपनी सेना को घटा दिया, क्योंकि अब उन्हें युद्ध नहीं लड़ना था। जब उन्होंने अपनी सेना को घटा दिया, इसके अलावा आप देखेंगे जो विदेशी व्यक्ति थे उनको भारत आने का निमंत्रण मिल गया। अर्थात कहने का मतलब ये है जब किसी राजा की सेना नहीं होती तो विदेशी आक्रमण अपने आप होने लगते हैं, क्योंकि राजा के पास सेना नहीं है। तो जो सबसे शासक महान था वो अशोक महान हुआ करता था। तो कलिंग युद्ध में इसका हृदय परिवर्तन हो गया। वो आप देखेंगे इसने शैव धर्म त्याग कर इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और बौद्ध धर्म की दीक्षा इसे उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। अशोक शैव धर्म का अनुयायी था, ये हमें कल्हड़ की राजतरंगी नामक पुस्तक से जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा आप देखेंगे अशोक के अभिलेखों की जो संख्या है, अशोक के अभिलेखों की संख्या 14 है। इसके प्रथम शिलालेख में
कहा गया है पशु बलि की निंदा की गई है, अर्थात पशुओं की हत्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के हमें 13वें शिलालेख में मिलती है। पूछ लिया जाता है कि अशोक के कलिंग युद्ध की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में हमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो प्रयाग स्तंभ लेख है, जिसे क्या हम कौशाम्बी स्तंभ लेख कहते हैं, अशोक के कौशाम्बी या प्रयाग स्तंभ लेख में कारुबाकी का उल्लेख मिलता है, इसलिए अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, रानी का अभिलेख। इसके अलावा अशोक का जो सबसे छोटा अभिलेख है वो रुम्मनदेही अभिलेख है, जो नेपाल की तराई में स्थित है। ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख हुआ करता है। अशोक का जो सबसे छोटा अभिलेख है वो रुम्मनदेही अभिलेख है, जो नेपाल की तराई में स्थित था। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि जो अशोक है इसे भारत में अभिलेखों का जनक कहा जाता है। अशोक के एक पुत्र संघमित्रा, ये पुत्री का नाम था, और राहुल और संघमित्रा को ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजता है। इसके अलावा अशोक के शासनकाल में ही तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया जाता है। उस समय जो पाटलिपुत्र थी वो आप देखेंगे मगध की राजधानी हुआ करती थी। इसके अलावा इसकी जो अध्यक्षता की थी, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिम्स ने। तो इतना इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। अशोक के जो उत्तराधिकारी हुए वो कमजोर हुए, लेकिन सबसे प्रसिद्ध उत्तराधिकारी इसका अशोक का हुआ था। इसी का पौत्र अर्थात नाती कहें, इसी का पौत्र था दशरथ। तो दशरथ जो था वो आजीवक धर्म को अपनाता था, अर्थात आजीवक संप्रदाय को मानता था। इसलिए इसने आजीवकों को रहने के लिए बराबर की 4 पहाड़ियों का निर्माण कराया था, जिसका नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। तो इसके बाद इसका उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। इसी बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग कर देता है और भारत में एक नया वंश चलाता है। वो वंश कहलाता है आपका शुंग वंश। तो शुंग वंश के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा यदि मौर्य काल की थोड़ी और प्रशासनिक व्यवस्था देखी जाए, आर्थिक व्यवस्था देखी जाए, इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देखे जाए, तो आप जानते हैं तो अशोक के शासन काल में या ये कहें कि मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अशोक के कार्यकाल में जो प्रांतों की संख्या थी वो 5 थी। इसके अलावा जो चक्र हुआ करते थे वो जिला में बटे होते थे और जिला को आहार या विषय कहा जाता था। पूछ लिया जाता है कि मौर्य काल में जिला को क्या कहा जाता है, आहार या विषय कहा जाता था। ये जो आपके जिला थे वो आहार या विषय कहलाते थे, और जो आहार या विषय थे ये आप देखेंगे कई नगरों में विभक्त थे। नगर के अधिकारी को नागरक तथा एग्रोनोमी भी कहा जाता था। तो इसके बारे में इतनी आपको जानकारी लेना और ही महत्वपूर्ण होती है। पूछ लिया है कि मौर्य काल में पौता अध्यक्ष क्या कहलाता था, तो ये आप देखेंगे ये माप तौल का अधिकारी होता था। इसके अलावा कह दिया जाए वाटनाध्यक्ष, मौर्य काल में वाटनाध्यक्ष क्या था, तो ये वन का अधिकारी था, वन का अधिकारी हुआ करता था। इसके अलावा पुरोहित, ये राज्य का प्रथम मान लिया जाए पुरोहित हुआ करता था, जो यज्ञ करने में सहायता करता था राजा की। इसके अलावा ये प्रधानमंत्री होता था, ये राजा के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद होता था। आप देखेंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था वो कौटिल्य विष्णुगुप्त था, जिसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो इतनी इसके बारे में जानकारी लेना और आवश्यक होती है। इसके अलावा मौर्य काल की कुछ सिक्के मिलते हैं। तो मौर्य काल में आप जानते हैं, पूछ लिया था कि मौर्य काल में किस धातु के सिक्के चलते थे, तो मौर्य काल में आप देखेंगे सोना, चांदी और तांबे के सिक्के चलते थे, जिन्हें सत, करसापण, शतमान आदि के नाम से भी जाना जाता था।
इसके अलावा आप देखेंगे मौर्य काल में जो सबसे पहले जो मौर्य काल में आर्थिक जो सबसे बड़ा साधन हुआ करता था वो था सूत काटना तथा बुनाई करना। ये मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध व्यापार हुआ करता था। इसके अलावा मौर्य काल में आप जानेंगे तो व्यापारियों की श्रेणी हुआ करती थी। उस श्रेणी का एक मुखिया हुआ करता था। उस मुखिया को बोला जाता था सार्थवाह। इस नाम से इसे जाना जाता था। तो मौर्य काल में आपको केवल इतना ही पढ़ना है। जो हमारा अगला वीडियो होगा वो पढ़ेंगे हम भारत में विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में आप मुख्यतः 2 आक्रमण पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आप ईरानी द्वारा भारत में किए गए आक्रमण और एक पढ़ेंगे आप यूनानियों द्वारा भारत में किए गए आक्रमण। इसके बाद मौर्योत्तर काल में आप पढ़ेंगे शक कुषाण वगैरह पढ़ेंगे। तो वो भी विदेशी आक्रमण हैं, लेकिन एक साइड विदेशियों का शासन रहता है, दूसरी साइड भारतीय शासक का शासन रहता है। तो उसको हम साथ में लेकर पढ़ेंगे। फिलहाल अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारत में विदेशी आक्रमण।